ठीक है। तो मैं बेटा एक बार पिछली क्लास का रिकैप वो बता रहा हूँ जो हमारा आज काम आना है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, वो तो याद ही होगा, वर्क डन का माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इतना याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सबको याद है, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ठीक है, इतना ही हमारा आज यूज होना है। ठीक है, तो अगर इतना भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तुम एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो हमारा मेन जो है यही यूज होगा। तो आज आइए बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक कर लिया था, हमारा कहाँ तक हो गया था, यूनिट तक हो गए थे ना। यूनिट हमने बात कर ली थी ना वर्क डन की, यूनिट्स और यूनिट कन्वर्जेंस की बात कर ली थी। ठीक है, आज हम लोज की बात करते हैं। देखो आज हम, देखो थर्मोडायनेमिक्स से कुछ लोज होते हैं। ठीक है, जीरोथ लो, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो। ठीक है, ये 4 लोज है। ठीक है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम ये लगा लो कि जीरोथ लो है ना, वो सबसे बाद में आया था, इसलिए उसको जीरो बना दिया। और उस लो का कुछ सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, और तुम्हें ऑलरेडी पता है। जैसे याद है ना, पढ़ो बताओ, हमने डाल्टन लो किया था, वो तुमने खुद ही मतलब साइंटिस्ट बन के बता दिया था। तो वैसे जीरोथ लो भी वैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम सा है। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालो, लो दो थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरो फ्लो की बात कर लेते हैं। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एक सीधी सी बात है। देखो एक बात बताओ, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इतना तो पता ही होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मान लो मेरी एक बॉडी का टेम्परेचर था 100 और एक का था 10। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का 50-50 हो जाएगा। तो अब ये जो दोनों बॉडीज है ना, ये दोनों बॉडीज वो मेरी किस में हो जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगर बोलूं, ठीक है, अगर मेरी एक ए है, ठीक है, ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ठीक है, एक मेरा ए है, ठीक है, एक अन्ना है मेरा, एक बाबा है, और एक मेरा कौन है, ठीक है, ए बी सी 3 इंसान है। ठीक है, मान लो ए और बी मेरे थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अगर मेरे ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब क्या हो गया, उनका टेम्परेचर सेम होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, हाँ सी छोटू लगा लो, चंदू लगा लो, चंदू राम लगा लो, कोई भी लगा लो। ठीक है, तो ए और बी मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब क्या हो गया, उन दोनों का क्या टेम्परेचर सेम हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें बोल दूं, ठीक है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, बी और सी, तो अब तुम क्या ये बोल सकते हो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो गए? बोलो, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं ये बोल सकता हूँ दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। लो हो गया तुम्हारा जीरो फ्लो। जीरो फ्लो यही था, एक तरह से ये हो गया कि अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो मेरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मैं इसकी थ्योरम की तरह ही हो गया, कुछ भी नहीं था। समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, सिंपल सा था, तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, लिख लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू सिस्टम्स a and b are in thermal equilibrium and b and c are also in thermal equilibrium and b and c ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं एंड वाला हटा देता, कोई भी बना लो। ठीक है, ताकि तुम्हें एंड b and c are also in thermal equilibrium, then क्या हो जाएगा, a and c are in thermal equilibrium to each other। समझ गए, बोलो सिंपल सा होता, समझा चुका हूँ, बस लिखना था। ठीक है, समझ गए। जीरोथ लो, जीरोथ लो, जीरोथ लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये मेरा जीरोथ लो है। ठीक है, इसका क्योंकि बाद में आया था, तो इसको हमने जीरो बना दिया, वन से स्टार्ट होता है वैसे, इसलिए हमने इसको जीरोथ लो बोला। ठीक है, समझ गए, तो बस वही कर लेना, मेरा ए बी के साथ है, बी सी के साथ। ठीक है, तो मेरा ए और सी भी हो, समझ गए, इतनी बात चमक गई, इतनी बात, बोलो चमक गई। ठीक है, समझ गए, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी तो इक्वल ही होंगे ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो बस फालतू का लो था, मतलब बस हमें इसकी डायरेक्ट मतलब समझना था, होता है।
ठीक है, कोई तुमसे इसके बारे में ज्यादा पूछेगा नहीं, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर हमें उसके बारे में समझना तो होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें सेकंड लॉ पे चलने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई तुम्हें बोल दे ना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, बस समझने की बात है, बस समझ लो। ठीक है, मतलब कि कभी अगर तुमसे कोई जनरली पूछे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो क्या होता है, ठीक है, देखो मेरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है ना, वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा मेरे वैसे एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, एक मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, और एक मेरा मटेरियल इक्विलिब्रियम हो गया। बस ये समझने की बात है, लिख लेना, लेकिन ऐसा मतलब कि बस समझ लेना, इसकी डेरिवेशन वगैरह मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बस सुनने वाली बात है। ठीक है, और एक ना थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक मटेरियल और एक इक्विलिब्रियम। अगर मेरे ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे ना, तो ही मैं सिस्टम को बोलूंगा वो मेरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, मतलब कि अगर ये मेरे तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ही मैं सिस्टम को बोल सकता हूँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे। ठीक है, मतलब देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, समझ रहे हो ना, हल्का बहुत बता देता हूँ, बाकी फिजिक्स का ही पार्ट है ये। जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो जाए दोनों तरफ, उसको मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल देता हूँ। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस मैं जो बोल रहा हूँ उतना बस समझ लो, ये डीप में जाने वाली बात नहीं। ठीक है, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो जाए दोनों तरफ, मतलब क्या हो गया, मैं इधर से भी धक्का मार रहा हूँ और उधर से मैं उतना ही धक्का मार रहा हूँ, तो जो मेरा बीच में कोई इंसान खड़ा होगा वो वहीं खड़ा रहेगा, मतलब वो क्या हो गया मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मटेरियल इक्विलिब्रियम पे क्या होती है मेरी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, समझ रहे हो, मतलब कि जो मेरी कंसंट्रेशन इधर से उधर जाती है ना, उधर से इधर जाती है, वो एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाती है, पता है ना तुम्हें। डिफ्यूजन तभी तक होता है जब तक हमारा उसके अंदर गैप हो, समझ रहे हो ना, बोलो समझ रहे हो, तभी हमारा डिफ्यूजन होता है, उसके बाद वो भी रुक जाता है। ठीक है, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, बोलो समझ रहे हो। ठीक है, ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम में मैंने बता ही दिया, टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। तो अगर कोई पूछ ले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो उसका मतलब क्या है, मेरा सिस्टम तभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होगा जब मेरे तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम है एक साथ, तो ही मैं उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोलूं। बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे, मतलब इतना वो नहीं है, इसके डीप में नहीं जाना था, बस तुम्हें पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। बेटा मटेरियल इक्विलिब्रियम है, मतलब कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो, बस इतना सा, ज्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, बोलो समझ गए। हम पढ़ते नहीं थे गैसियस में कि इधर से मेरी गैस उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है, कब तक जाती थी, जब तक दोनों तरफ उनकी कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, तो मतलब वो क्या हो गया, मटेरियल इक्विलिब्रियम अटेन ना कर, समझ रहे हो, कंसंट्रेशन बेटा कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े, ओके, ओके डॉकी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बस इसका जो मैंने लिखा वो इतना लिख देना, इसमें क्या कांस्टेंट है, उसमें क्या कांस्टेंट है, उसमें क्या कांस्टेंट, बस इतना ही तुम्हारे लिए समझना जरूरी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इस चैप्टर की है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब हम बड़े पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत मजेदार लॉ है, बहुत आसान भी है। मेरा क्या है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैं कई बार ऐसे भी लिख दूंगा फ्लोट। ठीक है, कई बार मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, क्या हो गया, ज्वाइन कौन नहीं कर पा रहा, कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा, सबने तो कर लिया। कौन नहीं ज्वाइन कर पा रहा, कौन बोल रहे हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे बच्चे, बेटा वो ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो नॉर्मल ग्रुप है, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सबने कितने बच्चे हैं ग्रुप में इस टाइम, कितने ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, सही है, ऐसे बेटा है डिस्ट्रैक्ट मत करो, वो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ज्वाइन कर पाना तो आसान है, सब तो आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना, हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लोट, हवा में तैरेंगे इस इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको फ्लोट बोल दूंगा, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखो, अब तो मुझे बताओ, ये ना एक ही चीज पर बेस्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ ना, ये मेरा बेस्ड है, बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो, मतलब कि अब थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा कि ये लॉ मेरा क्या करेगा, एनर्जी को कंजर्व करेगा। ठीक है, मतलब कि एनर्जी खत्म तो नहीं हो सकती,
मतलब कि ये जो थर्मोडायनेमिकल लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। अब समझे क्या होता है? मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख रहे हो खड़ा हूँ मैं यहाँ, बताओ, ठीक है, यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं कूद के इधर चला गया, ठीक है, अगर मैं इधर चला गया तो मैंने स्टेट चेंज किया नहीं? बताओ, स्टेट चेंज की? बोलो, किया नहीं की? जल्दी बोल दो कि मतलब मेरी यहाँ से अब स्टेट दूसरी हो चुकी है। अब एक बात बताओ, यहाँ से मैंने यहाँ आने पर कुछ वर्क डन किया होगा? बोलो, किया या नहीं किया? किया होगा, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मेरी जो इंटरनल एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा मेरे वर्क डन में यूज हो गया होगा। बोलो हाँ या ना? हुआ होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मेरे कोई भिक्षु आया, भिक्षु या क्रेन आई, मुझे उठा के उसने यहाँ पर रख दी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ऊपर क्या हुआ, मेरे पे सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ। बोलो हाँ या ना? अभी मैंने खुद वर्क किया था, अब सिस्टम पर वर्क हुआ है, समझ रहे हो? अभी वर्क डन बाय द सिस्टम था जब मैं खुद उठ के गया था इधर, और अब ऐसा हुआ कि क्रेन ने मुझे उठा के यहाँ से यहाँ रखा, तो मेरा क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। बोलो हाँ या ना? यही हुआ, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब ध्यान से सुनो। जो मैं अब एक बात बताओ, एनर्जी ट्रांसफर करने के कितने तरीके थे, कितने मोड थे मेरे पास? एनर्जी ट्रांसफर करने के दो थे। मतलब क्या हो गया, मेरी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो मेरा या तो हीट के थ्रू होगा या वर्क डन के थ्रू होगा। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो यस होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन वाला मैंने समझा दिया, ऐसे हीट का हो सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूँ, मेरा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी ना, मेरे सिस्टम की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल होगी, हीट प्लस वर्क डन। तो ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ भी नहीं था, सब मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, बस इक्वेशन लिखनी थी। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मेरी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, चेंज कब होती है, जब मेरी स्टेट चेंज होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरे अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है बेटा, यू है, यू, यू फॉर यू, यू फॉर यू, ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of a system can be brought up by, of a system can be brought by, ठीक है, कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं, बता दो मुझे एक बार। बेटा ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये मेरा हीट है और ये मेरा वर्क। अब जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं ना कि सर यहाँ पर मेरा डेल्टा क्यों नहीं आया, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें अच्छे से बता दिया डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू तो कुछ होता ही नहीं। बताया था नहीं बताया था? मैंने क्या बताया था, अगर मैं क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो मुझे क्यू देगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट करूंगा तो वो मैं डब्ल्यू दूंगा, लेकिन जब मैं डी यू का इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वैल्यू देगा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो घोटाला है तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो? बोलो, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो मैंने बता रखा है। हमारे जो पाथ फंक्शन होते हैं वो उनके लिए हम कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैन बी ब्रॉट बाय, तुम बता दो, इधर वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। बोलो समझ रहे हो? या तो मुझे कोई उठा के रखेगा या मैं खुद उठ के वहां जाऊंगा। बोलो समझ रहे हो? बोलो। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इधर heat is released by the system or absorbed by the system, और absorbed by the system। समझ गए? बोलो हाँ या ना? बोलो समझ गए? ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर बच्चों को दिक्कत क्या आती है, बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं बच्चे, पता क्या करते हैं, बच्चे यूनिट्स में गलतियां करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंट डाल के, मतलब कि वो होता है ना खोपड़ी बना के, खोपड़ी खोपड़ी बना के लिख दो, बिवेयर ऑफ साइन या बिवेयर ऑफ दो चीजें, ठीक है। सबसे पहले साइन ध्यान रखना, ठीक है। एग्जामिनर तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा कि तुम्हें नेगेटिव क्यों लेना है या पॉजिटिव क्यों लेना है, तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर
मेरी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो साइन क्या होता है बताओ। अगर मेरी बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो साइन पॉजिटिव होता था या नेगेटिव, इतना बताओ। पॉजिटिव होता था। अगर मैं लूज करता था तो नेगेटिव होता था। ऐसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम होता था तो वर्क डन का साइन क्या आता था, बोलो। वर्क डन का साइन क्या होता था अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम होता था उसका क्या साइन होता था, उसका होता था नेगेटिव। इतना याद है ना सबको, सबको याद है ना। तो बीवेयर ऑफ साइन, खोपड़ी बनानी आती है ना, मेरे को बनानी नहीं आती, मैं भूल गया। ठीक है, ऐसे कुछ खोपड़ी होती है ना, ऐसे ऐसे खोपड़ी बना दो कि बीवेयर ऑफ साइन। और दूसरा बीवेयर का सिंबल साइन क्या है, बीवेयर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, दो चीजों को बहुत ध्यान देना है। अगला क्या, बीवेयर ऑफ यूनिट। ठीक है, यहाँ पर दो खोपड़ियां बना लेना पड़ोस में। ठीक है, जो इसको घेर के बैठेगी कि हमें साइन की गलतियां नहीं करनी, समझ रहे हो, बोलो। तो एक क्वेश्चन करें, देखते हैं तुम कितना समझो। ठीक है, खोपड़ियों को ध्यान रखना, खोपड़ियां मत भूल जाना। ठीक है, तो ये जो डेंजर सिंबल है वो वाले भूलना मत। आइए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू और क्लियर होगा कि मैं किस बात की खोपड़ी की बात करूं। ठीक है, तो करें क्वेश्चन, बताओ। अभी नोट ही नहीं किया था बेटा, ये कैसे कर रहे हो बेटा। फिर अब किसी के नोट्स आएंगे, नोट कर लेना। इतनी देर क्यों लगा रहे हो, मैं इतनी देर से खड़ा हूं, नोट ही नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में हो। ठीक है बेटा, बहुत देर दी थी मैंने नोट करने के लिए, तुम्हारे साथ साथ तो लिखा था, तुम्हारे साथ साथ ही तो लिख रहा हूँ मैं, पहले थोड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। किसी के नोट से लिख लेना बेटा, ऐसे ना करो, साथ साथ लिखा करो। मैं आगे कैसे खड़ा था, मैं तो यहाँ पर खड़े होकर लिख रहा था, तुम्हारे साथ साथ लिख। ठीक है, तो बस अब इतना ध्यान रख लो, मैं जो डेल्टा यू होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, इसी से नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। बस जो मैंने बात समझाई है वो समझ आ गई तो कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। अ सिस्टम, क्वेश्चन लिखो। अ सिस्टम expands from 5 liter to 10 liter against a constant external pressure of 2 atm. If it absorbs, if it absorbs 80 joule of heat during the process, during the process, calculate delta U. फॉलो कर लोगे, फॉलो कर लोगे, बताओ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। A system expands from 5 liter to 10 liter against a constant external pressure of 2 atm if it absorbs 80 joule of heat during the process, calculate delta U. ठीक है, कर लोगे। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो मुस्कान, क्या कह रहे हो। क्वेश्चन तुम ट्राई करो, बाकी बच्चे बोलो मुस्कान। इतने में क्वेश्चन, बेटा फिर लेट क्यों आए थे, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ जो मैंने बीवेयर के सिंबल दिए वो भी गलत कर दिया तुमने। मुस्कान बेटा, लो यही था कि मेरे अंदर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, हीट प्लस वर्क डन। ठीक है, मतलब कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इतना तो समझाया था बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, देखो। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला एक सिस्टम है जो एक्सपैंड हुए 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm। मतलब मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ, वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल होगा, नहीं होगा, बाय माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो मेरा पी एक्सटर्नल कितना है, 2 atm, और डेल्टा भी कितना है,
10 माइनस 5, तो यहाँ मेरा कितना बन जाएगा -10 बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा एटीएम लीटर, बोलो हाँ या ना, यही आएगा बोलो। यहाँ तक सबने कर लिया, सही है सबका यहाँ तक, बताओ बेटा वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है ना, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, ठीक है। और मुझे क्यू क्या गिवन है, क्यू यहाँ पर -80 आएगी या +80 आएगा, ये बता दो। क्यू यहाँ -80 आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा तो 80 जूल हो गया, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो। अब मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा यू क्या मेरा क्यू प्लस डब्ल्यू है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्यू कितना गिवन है 80 जूल, ठीक है 80 जूल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 80, ठीक है। और वर्क डन कितना है मेरा -10, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 80 जूल है, ठीक है, -10 एटीएम लीटर होगा, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों यूनिट सेम है, बोलो क्या ये यूनिट सेम है दोनों। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 80 जूल माइनस, यहाँ पर मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 101.13 जूल से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता 101.3 जूल हो जाएगा, ये बताओ, मैंने कल करवाया था बेटा, कल मैंने यूनिट कन्वर्जन में करवाया था। मेरा जो 1 जूल होता है, ठीक है, वो 1, मेरा जो 1 एटीएम लीटर होता है वो 101.3 एटीएम लीटर होता है, कल करवाया था देखो, ठीक है। तो अभी मेरा कितना बन जाएगा 80 जूल माइनस ये कितना बन गया मेरा 1013 जूल बन गया, यही बना, ठीक है। तो ये मेरा कितना बन गया, इसको माइनस कर लेना, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। समझ गए जो गलती हुई थी सबकी, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा -933 जूल, बोलो समझ गए, बोलो, ठीक है, ठीक है, समझ गए सब, आगे बढ़े। बेटा कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज ही पुट किया मैंने, तुम्हें अच्छे से बता दिया था, यूनिट्स का ध्यान रखना और साइंस का ध्यान रखना। यहाँ पर मेरा वर्क डन कितना आया था माइनस में आया था, तो मैंने यहाँ माइनस की वैल्यू पुट किया, वही चीज किया, कुछ भी नहीं, बोलो समझ गए। अभी और करवाता हूँ, टेंशन ना लो, एक और करवा रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रब कर दूं, अब बताओ, रब कर दूं बेटा, कल मैं ये चीज करवा चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखना, 1 एटीएम लीटर जो होता है 101.3 जूल होता है, ठीक है। रब कर रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फॉर अ सिस्टम, अगला क्वेश्चन लिखो, अ सिस्टम अंडरगोस, अ सिस्टम अंडरगोस अ प्रोसेस, अभी अब ये सही आना चाहिए आंसर, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच डेल्टा यू इज इक्वल टू 300 जूल, ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब्स, एंड इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ हीट अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 0.5 बार, कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम, कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम, इसको कर दो फटाफट, कर लोगे फटाफट कर दो, जल्दी कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, लगभग सबका सही आया, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं जो डेल्टा यू होता है वो क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है या नहीं होता, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 300, ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 400, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही होता है, ठीक है। तो ये मेरा इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा -100 जूल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना गिवन है 0.5 बार
ठीक है, इनटू डेल वी गिवन है, बोलो। ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्ट वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि 1 बार लीटर किसके इक्वल होता है, 100 जूल के होते हैं, नहीं होता? कल मैंने करवा रखा, बताओ। ठीक है, यही होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ -0.5, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, मेरा किस में आ जाएगा, इंटू डेल्टा वी, ये मेरा जूल में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? हो जाएगा जूल में। मैंने बार को और इसको, ये मेरा डेल्टा वी मान लो लीटर में है, ठीक है, ये भी मेरा लीटर में है, ठीक है, लीटर इंटू बार को मुझे कन्वर्ट करना है जूल में, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो। ठीक है, ये मेरा कितना बन जाएगा, -100। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना बन जाएगा, -100 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया मेरा 50 इंटू डेल यू, ठीक है, यही बनेगा। तो मेरा डेल वी कितना बन गया मेरा, 2 लीटर्स। समझ रहे हो, डायरेक्ट मेरा आंसर लीटर में आ गया, बोलो समझ गए बेटा? ये मैंने कल कन्वर्जन करवाई थी, मेरा 1 बार लीटर 100 जूल के बराबर होता। ठीक है, आसान था। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान देना। ठीक है बेटा, कल लास्ट में करवाई थी, लास्ट क्लास में, लास्ट में करवाई थी, सबसे एंड में यूनिट कन्वर्जन करवाई थी। जो बच्चों को भागने की जल्दी होते है तो उनका तो लॉस ही है। ठीक है, बढ़े आगे। जरूरी नहीं है तुम्हें ऐसे करना है, तुम इसको डायरेक्ट प्रेशर को तुम ले सकते हो पास्कल में, इसको तुम लोगे मीटर क्यूब में, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट ये वाला, हमें शॉर्टकट आसान पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मुझे लीटर में मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस में लीटर ही गिवन हो। ठीक है, तुम सबको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इससे हमें डायरेक्ट आंसर लीटर में मिल जाए। ठीक है, जिसको दिक्कत हो रही है वो ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पर जो उसकी वॉल्यूम आएगी ना, यहाँ पर जो उसकी वॉल्यूम आएगी वो उसकी किस में आएगी, मीटर क्यूब में। ठीक है, अगर तुम इसको डायरेक्ट यूज करोगे तो वहां से फिर तुम उसको क्या कर सकते हो, आगे यूज कर सकते हो, लेकिन उसको प्रेशर को भी तुम्हें बाहर से पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है हम ये वाली यूनिट। ठीक है, समझ गए, बोलो आगे बढ़े, कर दूं, रब कर दूं? देखो, अगर किसी को डाउट होता है ना, देखो वो इसलिए यूनिट के साथ चला करो। ठीक है, जैसे मैंने देखो यहाँ पर मैं हर बार यूनिट साफ साफ लिख रहा हूँ, मुझे दिख गया ये जूल है। ठीक है, यहाँ पर मेरी यूनिट कितनी बन रही थी, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, ऐसे मैं इसको, अगर तुम ऐसे लिखोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर जब तुम्हारा आंसर अपने आप आएगा ना, तो अपने आप तुम्हारा लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो, बोलो अगला क्वेश्चन करोगे? बेटा वर्क डन का मेरा फॉर्मूला -P ये तो होता ही है ना, तो इस वजह से आया। देखो वर्क डन का फॉर्मूला तो पुट किया यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी यही होता है ना, -P एक्सटर्नल डीवी होता है। ठीक है, बढ़िया आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब वो देखता हूँ तुम्हारे कितने कंसेप्ट क्लियरिटी है। ठीक है, हेडिंग डालो, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। हमें बताना है कि यहाँ पर मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ होगा या ऑन द सिस्टम हुआ पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, पहला पार्ट है मेरा, और NH3 गैस प्लस 7O2 गिविंग 4NO2 प्लस 6H2O। ठीक है, दूसरा पार्ट है CO गैस प्लस 2H2 गिविंग CH3OH, ये मेरा लिक्विड है। ठीक है, ये इस पर ध्यान देना, ये मेरी गैस, गैस ये मेरा लिक्विड। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है मेरा, H2O सॉलिड इंटू H2O लिक्विड। ठीक है, और जो मेरा फोर्थ पार्ट है वो है H2O सॉलिड। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, गिविंग H2O गैस। अब मुझे बता दो किसके अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम है और किसमें ऑन द सिस्टम। ठीक है, इतना में इसको सोल्व करो, फटाफट बताओ मुझे, सोचो, दिमाग लगाओ। तो करे आगे, बताओ कर लिया, किस किसने कर लिया? ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर बताओ
मैंने तुम्हें यूडोमेट्री में क्या बताया था, कोई मुझे बता सकता है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर मुझे वॉल्यूम का देखना है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, तो मैं मोल्स को भी देख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? बताया था, बोलो। तो वही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। याद है ना कि अगर मेरा डेल्टा एनजी है, जो डेल्टा एनजी वो नेगेटिव आता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहा हूँ। अगर मेरा वर्क डन मतलब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, तो मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब मेरी गैस आराम से रिलैक्स हो गई है और वो मेरी बिल्कुल आजाद हो गई है, एक्सपैंड हो गई। बोलो समझे नहीं समझे? अब पहले में देखो, यहाँ पर तुम डेल्टा एनजी निकालो, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एनजी निकालो, क्या आ रहा है डेल्टा एनजी, बताओ। पहले वाले में डेल्टा एनजी क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो गया, मेरा कंप्रेशन हुआ है। बोलो, कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है तो मेरा क्या हुआ होगा, मेरे ऊपर वर्क हुआ होगा। बोलो, कंप्रेस तो मैं तभी होऊंगा ना जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले में क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गया सब? बोलो, ठीक है बेटा। ध्यान दो, मैंने तुम्हें यूडोमेट्री में पढ़ाया था, मैं तुम्हें क्या बताया था, याद करो, याद करो। मैं तुम्हें बताया था ना, मान लो मेरा a प्लस बी गिविंग 2c प्लस 2d है। भूल जाते हो तुम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मेरी सारी गैस है ना, गैस, तो मैं उनका क्या करूंगा, इनको प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्री से माइनस कर दूंगा रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। और तुम्हें पता है मेरा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, ठीक है। अगर मेरे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली मेरी उसकी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही होगी। अगर मेरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम कब डिक्रीज होगी? अब एक बात बताओ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, अगर मुझे कोई आके ऊपर से दबा दे, दबाता जाए दबाता जाए दबाता जाए, तो मैं क्या होऊंगा, कंप्रेस होऊंगा ना। तो मतलब मेरे ऊपर किसी ने वर्क किया होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो समझ गए? आप समझ गए? बोलो, ठीक है। अब देखो, अभी तो देखो, अगले क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैं डेल्टा एनजी निकाल रहा हूँ। डेल्टा एनजी का मतलब क्या होगा, गैस के मोल्स ही लेने हैं बस, ध्यान रखना, गैस, खाली गैस। तो यहाँ पर मेरा क्या आया था, 10 माइनस 11, तो यहाँ पर मेरा -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताओ डेल्टा एनजी क्या आएगा। प्रोडक्ट में क्या है, गैस एक भी नहीं है। बोलो, प्रोडक्ट में गैस एक भी नहीं है तो 0 होएगा, ठीक है। माइनस ये कितना है, 2 और 1 3, तो यहाँ डेल्टा एनजी क्या होगा, -3। बोलो हाँ या ना? -3 होगा। तो नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे हम, वर्क डन। बोलो क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ रहे हो? हमें बस गैसियस वाले लेना होता है। थर्ड में बता दो, थर्ड में देखते हैं क्या बताते हैं। थर्ड में क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो भाई मेरा है ही नहीं, यहाँ पर तो भाई मेरा क्या नहीं है, यहाँ पर मेरे गैसियस मोल्स है ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है या लिक्विड्स की होती है, इतना बता दो। ओ डेंसिटी कह रहा हूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम बता दो। सॉलिड्स की ज्यादा होती है, लिक्विड्स की ज्यादा होती है वॉल्यूम? लिक्विड की होती है। बोलो, लिक्विड्स की होती है, ठीक है। मतलब कि अगर मेरा एक कंप्रेस स्टेट से खुली स्टेट में जा रहा है, मतलब एक्सपैंड हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? बोलो, हुआ होगा। मतलब कि अगर मैं सॉलिड में था, ऐसे बैठा था, ठीक है, जब मैं लिक्विड में जाऊंगा थोड़ा सा मैं क्या हो जाऊंगा, खुल जाऊंगा, होता है। लेकिन लेकिन पानी सबसे अलग है, अच्छे से पता होगा तुम्हें। पानी दुनिया से अलग चलता है इस केस में। पानी में जो सॉलिड्स की वॉल्यूम होती है वो ज्यादा होती है लिक्विड से। याद है ना, आइस, हम क्या बोलते हैं, आइस फ्लोट क्यों करती है वाटर पे, याद करो, पढ़ा होगा तुमने 9th-10th में, ठीक है। वाटर सारे सॉलिड लिक्विड से अलग चलता है और बाकी सारे लिक्विड्स लगभग एक कैटेगरी में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, वाटर। समझ रहे हो, वाटर। अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है कम हो रही है, इतना बता दो। यहाँ पर उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है कम हो रही है? अगर कम हो रही है तो क्या हो रहा होगा इसमें, कंप्रेशन। और अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बोलो समझ गए? यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। वाटर पूरी दुनिया से अलग चलता है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लो। कईयों को लगता है सॉलिड से लिक्विड में क्या, मेरी वॉल्यूम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन वाटर है बाबा, वाटर, वाटर भाई, वाटर बाबा अलग चलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गए?
ठीक है बेटा, वो हीट की तो बात ही नहीं की, अभी तो हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, हीट तो मैंने पूछा ही। लास्ट बता दो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बता दो लास्ट में। लास्ट में तो सिंपल सी बात है, सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपैंड ही हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, आगे बढ़े। ठीक है, कौन सा बेटा, कौन सा पूछ रहे हो, बड़े बेटा सेकंड में डेल्टा एनजी निकाला है ना, सिखाया तो यार डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी यहाँ क्या आ रहा है, लिक्विड के तो हमें लेने ही नहीं होते। डेल्टा एनजी जो होता है उसमें मुझे खाली गैस के मोल्स लेने होते हैं, लिक्विड्स और सॉलिड्स की तुम्हें पता है वॉल्यूम होती ही नहीं है, बहुत कम होती है गैस के कंपैरिजन में। इसलिए हम बस यहाँ पर किसके मोल्स क्या माइनस करते हैं, जो मेरे गैसेस वाले हो। ठीक है, तो ये मेरा लिक्विड था इसलिए मैंने 0 लिखा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, डेल्टा एनजी निकाला है इसमें भी। 4 + 6 कितना होता है 10, -7 + 4 कितना होगा 11, तो -1 आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे जनरली पूछ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे अरे पता नहीं तुम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ध्यान से सुनो। इतनी छोटी सी बात में इतना, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड होता है, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, तो तुम किस ऑर्डर में इसको लिखोगे। तो सबसे ज्यादा मुझे पता है इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, इतना सबको पता है। बोलो इतना सबको पता है, जनरली अगर मैं बोलूँ यही होता है। लेकिन वाटर केस में, वाटर केस में वॉल्यूम ऑफ गैस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद मेरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है, उसके बाद मेरा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आता है। ऐसा क्यों होता है, तो याद करो तुमने बचपन में सीखा ही होता है कि इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर खाली स्पेस होते हैं वो, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब लिक्विड से ज्यादा हो जाता है। तो वाटर केस में बस ये हो जाता है, बाकी सब में जनरल यही चलेगा। तभी तो बोलते हुए बोलते नहीं हम, पानी के ऊपर आइस तैरती है, क्यों तैरती है, यही तो रीजन होता है, डेंसिटी बहुत कम होती है उसकी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाती है। आप समझ गए, तो अब इसके हिसाब से थर्ड फोर्थ दोनों हो जाएंगे। तुम्हें बेटा केस स्ट्रक्चर वगैरह भी मैं बता ही नहीं रहा, अभी मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो केस स्ट्रक्चर तुम जब केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे वहां समझ जाओ। ठीक है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर मेरी वाटर केस में सॉलिड की वॉल्यूम ज्यादा होगी। ठीक है, अभी तुम मुझे केमिकल बॉन्डिंग में ना खींचो। ठीक है, तो अभी हम थर्मो पढ़ते हैं। ठीक है, केस स्ट्रक्चर का मतलब कुछ भी नहीं है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है एक तरह से, जिसके अंदर वैकेंट स्पेस होते हैं, वैकेंट स्पेस होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ी। ठीक है, तो मतलब मोटर के सारे मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब याद करो, याद करो, याद करो फटाफट, कसम याद करो, कसम है तुम्हें अपनी, याद करो एक चीज मैंने तुम्हें क्या बताई थी, मेरा डेल्टा यू क्या होता है, क्यू भी होता है नहीं होता, बताया था मैंने। मैं तुम्हें क्या बोला था, आगे जाके मैं इसको डिराइव करवाऊंगा, आइए उसका टाइम आ गया। ठीक है, तो तुम एक अच्छे से बताओ, मेरा डेल्टा यू क्या होता है, Q+W होता है या नहीं होता, बोलो, होता है, बोलो, बोलो, होता है। अगर मैं एट कांस्टेंट, ठीक है, अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, इधर सुन पा रहे हो ना, आवाज आ रही है ना, जल्दी बोलो, आवाज आ रही है। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूं, तो मैं Q को Q भी लिख सकता हूँ, Q भी मतलब यही होता था ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब Q को मैं Q भी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। Q को मैं Q भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, वो तो बस मैंने ये दिखा दिया कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। और मुझे बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरा वर्क डन क्या होगा, -P एक्सटर्नल dV होता है। ठीक है, तो मेरा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तो ये मेरा dV 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू बी, हाँ या ना, समझ गए। कुछ भी नहीं है बेटा, ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्या कंडीशन लगाई, अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं उस हीट को क्यू भी बोल सकता हूँ, बात तो एक ही है, बस मैंने उसको बोल दिया कि ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं क्यू को क्यू भी बोल सकता हूँ, और अगर मैं वर्क डन निकालू, वर्क डन का फॉर्मूला मेरा ये हो, वर्क डन का, अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डीवी 0 होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, डीवी 0, डीवी 0, तो मेरा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अगर वर्क डन 0 हो गया तो यहाँ पुट कर दो, ये 0 हो गया,
ये क्यू भी हो गया, ये डेल्टा यू हो गया। यही तो रिलेशन हमने उस दिन बोला। समझ गए? बोलो, समझ गए? आगे बढ़े। लिखना है बेटा, ये सब कुछ लिखना है, कभी सोच रहे हो बस समझाने की चीज, लिखना है ये। कर दूं अब? बोलो, लिख लिया सबने? तो मैं अब कर रहा हूँ। अगली हेडिंग डालो एंथैल्पी, अगली हेडिंग डालो एंथैल्पी। याद करो एंथैल्पी का हम वर्ड कौन से चैप्टर से यूज कर रहे हैं? कितनी बार एंथैल्पी आ चुका है, याद है किसी को? मोल, वो मोल कंसेप्ट में भी हम एंथैल्पी की बात कर चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी की थी। थोड़ा बहुत सुना तो होगा एंथैल्पी, एंथैल्पी। तो आइए अब हम एंथैल्पी से बात मिलके आते हैं, एंथैल्पी होती है। ठीक है, ठीक है, आइए अब एंथैल्पी पे चलते हैं। ठीक है, पहले एंथैल्पी के बारे में जानने से पहले, ठीक है, हम समझ लेते हैं एंथैल्पी आया कहाँ से, ठीक है, दुनिया में कहाँ से है, उसका जन्म कैसे हुआ। ठीक है, उसके जन्म पे चलते हैं, जन्म स्थान पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं, फ्रॉम फ्लोट। फ्लोट क्या है मेरा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या है मेरा बेटा? अभी तो आगे पढ़ेंगे ना लॉज, अभी इसके मतलब ये फर्स्ट लॉ के साथ ही चलता रहेगा, एंथैल्पी उसी में इंक्लूड होती है। ठीक है, एंथैल्पी के फर्स्ट लॉ से ही आती है, उसके बाद सेकंड लॉ आएगा, थर्ड लॉ आएगा, उसको भी टाइम लगेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अंदर में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो भी सेकंड और थर्ड लॉ तो भी बहुत दिन लगेंगे, अभी हम फर्स्ट लॉ के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम अच्छे से बताएं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा यू मेरे किसके इक्वल होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू होगा नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, बोलो होगा नहीं होगा, बोलो होगा। अगर मैं, अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूं तो मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस पी V2 माइनस V1। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं। और मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ? क्यू पे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बोलो, क्यू को क्यू पे भी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी V2 माइनस V1, ये लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। क्यू पी, यहाँ पर क्यू पी लिख दो, लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, अब मैं डेल्टा यू को लिखने को ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, U2 माइनस U1। ठीक है, लिख सकता हूँ, और ये मेरा क्यूपी एज इट इज रहेगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस P2V2। ठीक है, अगर मैं इस माइनस को बाहर कॉमन ले लूं, ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ। या इसको ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो तुम अभी नॉर्मली लिख लो। ठीक है, तुम घबरा जाओगे ये क्या कर दिया, तुम साइन में भी दिक्कतें खाते हो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इतना बता दो, लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, अगर अब मैं इसको यहाँ पर ले आऊं, ठीक है, ये मैं लिख दूं U2 प्लस UP2, ये लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको उठा के यहाँ लिख के लेके आऊंगा, बोलो, हर स्टेप को समझना, इसको उठा के मैं यहाँ लेके आया अगर तो ये प्लस हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, फिर माइनस U1, और ये मेरा क्या आ जाएगा इधर आके, माइनस PV2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बोलो, बोलो, बोल सकता हूँ ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं, इन दोनों को मैं उठा के इधर ले आया। ठीक है, अगर अब मैं सुनो, अगर मैं इस माइनस को बाहर कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो अंदर प्लस हो जाएंगे दोनों, बोलो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर तुम ये वाली बात भी नहीं समझोगे तो फिर तो भाई तुम 7th 8th में जाके पढ़ोगे। बोलो, इतनी बात समझ रहे हो, ये होगा नहीं होगा? लिख सकता हूँ इसको, माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अब एक बात बताओ, ठीक है, अभी मेरी एक तरह से क्या बन गया, एक टर्म बन गई। ठीक है, ये मैं इसको मैं U प्लस पीवी, एक अगर मेरे अगर कोई जनरल चीज है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया H। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया H, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? H2 बोलूंगा नहीं बोलूंगा? नाम दिया और कुछ भी नहीं किया, इसको मैं H2 बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, H2 माइनस H1 इक्वल टू QP, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? ये लिख सकता हूँ। अब मुझे बता दो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा H इक्वल टू QP? बोलो, कुछ भी नहीं है, हमने एक नाम दे दिया उसका। ठीक है, तो यही
इसी को मैं क्या बोलता हूँ? एंथैल्पी। एंथैल्पी कुछ भी नहीं है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और उन दोनों का सम है। समझ रहे हो? मतलब एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के अंदर अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी एंथैल्पी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से तुम इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। तुम मुझे बता सकते हो, जैसे तुमने डेल्टा यू इक्वल टू क्यू भी लिखा था जब, तो तुमने इसकी एक डेफिनेशन बनाई थी डेल्टा यू की, बनाई थी ना? द हीट, क्या बोला? द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या तुम उसके लिए ऐसे बना सकते हो यहाँ पर भी? बोलो बेटा, एच का नाम है एंथैल्पी, एक नई टर्म रखी हमने एंथैल्पी। ठीक है, तो मैं एच को क्या बोल सकता हूँ? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? द हीट चेंज, द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट pressure is equal to the change in enthalpy। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं डेल्टा एच को क्या बोल सकता हूँ? द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो। लो साइड में हो गया। लो बोलो, समझ गए इतनी बात? बेटा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक बात बताओ, अगर तुम मैथ्स में इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ए प्लस बी को मान लो तुमने सी बोल दिया, तो तुमने क्या गुनाह किया? कभी हम बोल नहीं देते मेरे दो वैल्यूज है उनको ऐड करके मैंने एक नया नाम दे दिया, उस नए नाम को हमने एंथैल्पी बोल दिया बस। ठीक है, बेटा क्यूपी का मतलब क्या होता है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यूवी होता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूंगा, कितनी मेरी हीट एक्सचेंज हो रही है, वो मेरा क्यूवी होता है। और क्यूपी होता है जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूंगा तो मेरी कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है, उसको हम क्यूपी बोलते हैं। ठीक है, बोलो। बोलो समझ गए? ठीक है। हाँ, दूसरी बात, अब ये ना समझ लेना, ध्यान से सुनो, अपने माइंड में ये ना बना लेना कि मेरी हमेशा जब भी मुझे डेल्टा एच निकालना है तो मुझे प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये गलती मत कर लेना। डेल्टा एच हम कभी भी निकाल सकते हैं, ध्यान देना। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मुझे कोई चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, तो मुझे एक्सपेरिमेंटली जितना सहूलियत होगी हम उसी हिसाब से करेंगे ना। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर मुझे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो मैं जितना इजी कर सकता हूँ उस हिसाब से करूंगा। तो जब भी मुझे किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी निकालनी है ना, तो मैं प्रेशर कांस्टेंट करके ना हीट चेंज निकाल लेता हूँ। ठीक है, मान लो, देखो, मान लो एक मेरा सिस्टम, लाइट कम हो गई है, दिख तो रहा होगा, एक सिस्टम है। ठीक है, मान लो मैंने इसके अंदर ना कांस्टेंट प्रेशर कर दिया और मैंने इसको 50 जूल हीट दे दी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर करके उसकी एंथैल्पी निकाल ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी कंडीशंस पर एंथैल्पी डिफाइन नहीं कर सकते। बस ये समझ लो कि अगर मुझे एक्सपेरिमेंटली निकालनी है तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। अगर किसी ने नोटबुक पढ़ी होगी तो उन्होंने कैलोरी मीटर आगे पढ़ा होगा। ठीक है, याद करो। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके अंदर उन्होंने निकालने के लिए तरीका बता रखा होता है। ठीक है, जिसने पढ़ी है उसको समझ आ चुका होगा, जिसने नहीं पढ़ी तो उसको जाके पढ़ लेना एक बार। ठीक है, समझ गए? हाँ, अभी शिखर धवन जैसे मुझसे रख लेता हूँ। भाई तुम पढ़ते हो, तुम क्या करते हो? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें शिखर धवन याद आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। बेटा वो लाइट चली गई तो थोड़ा ही, वैसे भी टाइम खत्म भी हो गया। आगे हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, अगली हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, तुम्हें सब पता है इसके बारे में। तुम मुझे बता दो, एंथैल्पी मेरा पाथ फंक्शन हो गया स्टेट फंक्शन। तुम मुझे बता दो, एंथैल्पी पाथ फंक्शन होगा स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन होगा, क्यों? देखो, मेरा एंथैल्पी है क्या एक्चुअल में, अगर मैं देखूं बिल्कुल शॉर्टकट में, मेरा यही होता है, यही होता है ना। अगर ये मेरा स्टेट फंक्शन है, ये दोनों भी मेरे स्टेट फंक्शन है, तो ये भी मेरा स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ये भी मेरा स्टेट फंक्शन हो गया नहीं हो गया? बोलो समझ गए? बोलो, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी।
कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी एंथैल्पी। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। ठीक है, समझ रहे हो? तो हेडिंग डालो। तो सबसे पहले लिखो इट इज अ स्टेट फंक्शन। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो बोलो। ठीक है बेटा, ये स्टेट पर डिपेंड करता है। देखो, एक हमेशा बात का ध्यान रखना, नोट बना के लिख लो। ठीक है, नोट नोट, ठीक है, नोट बना के लिख लो। अगर मैं दो स्टेट फंक्शन को ऐड करता हूँ ना, दो स्टेट फंक्शन प्लस स्टेट फंक्शन, वो हमेशा मुझे स्टेट फंक्शन देंगे। ध्यान रखना, ये नोट बना के लिख लो। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर मैं दो पाथ फंक्शन को ऐड करता हूँ ना, पाथ फंक्शन प्लस पाथ फंक्शन, वो मुझे पाथ फंक्शन दे, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा ट्रू रहेगा। समझ रहे हो? हाँ या ना बोल, बोलो इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मैथ्स की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा एच जो था वो यू प्लस पीवी था। ठीक है, तो यू मेरा स्टेट फंक्शन है, प्रेशर और वॉल्यूम में मेरा स्टेट फंक्शन है। तो मैंने दो स्टेट फंक्शन को ऐड किया तो मेरा स्टेट फंक्शन दे दिया। अब मुझे कोई इसका एग्जांपल दे सकता है? इसका एग्जांपल जहां पर दो पाथ फंक्शन को ऐड करने में मुझे पाथ फंक्शन ना मिल रहा, कोई एग्जांपल दे सकता है? हाँ भी, एग्जांपल तुम बता दो। हाँ बहुत बढ़िया तेजस। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरा जो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये मेरा पाथ फंक्शन है, ये मेरा पाथ फंक्शन है, लेकिन ये मेरा स्टेट फंक्शन। समझ रहे हो? बोलो, समझ गए? बोलो, बढ़े आगे ना। उसका बेटा उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस ये दो प्रॉपर्टीज थी, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसको नोट बना के लिखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसको नोट बना के लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे बता दो एंथैल्पी एक्सटेंसिव हो गया इंटेंसिव? अब तो तुम बता दिया करो, बाकी मैंने लिखवा भी रखा है। ठीक है, ये क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सबको पता है? बोलो, एक्सटेंसिव होगी ना? इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव थी। बेटा अब टाइम हो गया ना, अब ऑन करने लगूंगा स्क्रीन, इतने में टाइम ही हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव होगी, बोलो। ठीक है, अब अगली बात पर आते हैं, ध्यान से सुनो। अगली बात, मैंने इंटरनल एनर्जी को किसका फंक्शन लिखवाया था? वीओटी का लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? बोलो। तो मेरा एंथैल्पी जो होगा ना, याद करो एंथैल्पी मैं किस पर कर रहा हूँ? जनरली हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे थे ना, तो ये मेरा फंक्शन होता है प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, वहां पर हम वॉल्यूम लेते थे, यहाँ पर प्रेशर लेंगे। तो ध्यान रखना, मेरा जो ये होता है वो मेरा फंक्शन होता है प्रेशर और टेम्परेचर। अब अगर बता दो, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसका कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म लिख सकता है? फटाफट लिख दो इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म। मैंने जैसे इसके लिए लिखवाई थी ना, वैसे इसके लिए लिख दो। यहाँ पर वी नहीं आ जाएगा, पी आ जाएगा बस। ठीक है, तो एक बार इसकी फॉर्म लिख के देखो, तुम लिख पा रहे हो? बताओ, लिख सकते हो? लिख दोगे? बताना, फटाफट लिख दो। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एच इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इंटू डी पी प्लस डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। सबने ये लिख ली? बता दो, सबने ये लिख ली? ठीक है, सबने लिख ली, बता दो। अब समझ आ गई ना कैसे लिखते हैं? ठीक है, अब देखो, जैसे आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में वहां पर ये मेरा जीरो था ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर आइडियल गैस मेरा डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर में जीरो हो जाता है। अगर ये जीरो हो गया तो मैं डेल्टा एच कैसे लिख सकता हूँ? डेल एच बाय डेल टी, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बोलो, इतना बोलो, इतना लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ? हाँ या ना, बोलो, लिख सकता हूँ? सब बोलो फटाफट। बेटा ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, जैसे पिछले केस में हमने आइडियल गैस के केस में डेल यू बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो हुआ था ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। ठीक है, वैसे इसकी भी डेरिवेशन है, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है।
बस ये समझ लो कि जैसे वहां पर ये 0 था, वहां पर ये 0, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ऐसे आया था, ये आया था ना, वैसे यहाँ पर ये आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको कुछ नया नाम दे सकता हूँ? थोड़ा तुम बता सकते हो इसका क्या नाम हो सकता है? थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, तुक्का मार लो, क्या बोलूंगा मैं इसको? हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोलूंगा इसको मैं? सीपी। तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ डेल एच इज इक्वल टू सीपी इंटू डी टी, लिख सकता हूँ। अगर अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट शो नहीं कर रहा, अगर मैं कर दूं तो मेरा डेल्टा एच क्या आ जाएगा, सीपी इंटू डेल्टा टी। अगर हम इसको नॉर्मल करें, बोलो समझ रहे हो, यही होगा नहीं होगा? ठीक है, अगर मैं एन मोल्स के लिए बात करूं, फॉर एन मोल्स, एन मोल्स, ठीक है, तो मैं डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूँ, एन सीपी डेल्टा टी। तो मैं ये वाला फॉर्मूला याद रख, समझ रहे हो, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां डेल्टा यू था, वहां सीपी आ जाता था, या डेल्टा आ जाते हैं सीपी आ जाता। बोलो समझ गए? यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन शो नहीं किया, समझ तो गए ना? अब बार बार जरूरत नहीं है शो करने की कि वहां से ये कैसे आया, सब समझ चुके हैं ना? नहीं आया तो बता दो, मैं इंटीग्रेट करके दिखाऊं। समझ तो आ गया वो, या इंटीग्रेट करके दिखाऊं? हाँ, अगर अगर टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो जाएगा ना सीपी, तो फिर इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, लेकिन हम जनरल वाला केस लेके चल रहे हैं। मैं तुम्हें यू में समझा चुका हूँ डिपेंडेंट वाला, तो यहाँ पर मैं उसको दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है। वहां पर मैं तुम्हें टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली चीज बता चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा नहीं बता रहा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही सॉलिड्स और लिक्विड के लिए भी लिख लो और फिर भाग जाओ, फिर छुट्टी करो, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड के लिए भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर डिराइव कर लिया ना, ठीक है। और सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उनके लिए जनरली कांस्टेंट प्रेशर पर बात होती है, तो मैं डेल्टा एच क्या लिख सकता हूँ, एनसीपी इंटू डी इसका इंटीग्रल, क्योंकि वहां पर जनरली मेरा सीपी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जनरल वाला केस यहाँ लिख देते हैं, बोलो समझ गए? ठीक है, हम वहां पर सॉलिड्स और लिक्विड के लिए जनरल वाला केस लिख रहे हैं, ठीक है। कई बार वो डिपेंडेंट हो जाता है टेम्परेचर पर सीपी, बोलो समझ गए? ठीक है, वैसे अगर ये डिपेंडेंट नहीं होगा तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हें बताइए, एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है। ये तब होगा जब मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये तब होगा जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड, ठीक है। अब मुझे एक बार बता दो, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ एच ओ टी कर्व की, तो मुझे इसकी स्लोप क्या देगी, इसका स्लोप से क्या मिलेगा मुझे, बोलो क्या मिलेगा? ये रब कर दूं ना सारा, ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। मुझे इसकी स्लोप से क्या मिलेगा ये बता दो, इसकी स्लोप से, देखो ऑब्वियस सी बात है, मेरा सीपी क्या आया है, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ एच वर्सेस पी ग्राफ, वो मुझे क्या दे देगा, सी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए? समझ गए सब? तो अगर मैं एक बार समराइज कर दूं 1 मिनट में, ठीक है, बेटा वो ग्राफ पूछता नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूँ कि अगर तुमसे वो कभी कह दे कि इस ग्राफ की एज सीपी निकालो, ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं, उसकी स्लोप की वैल्यू बता देनी है, tan थीटा करके, या जो भी वो वैल्यू देगा, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूँ एक छोटी सी चीज, ठीक है, ताकि तुम्हारा आज का सम अप हो जाए। एक बस दो चीजें बता, ठीक है, समराइज कर देते हैं, तो ध्यान रखना, जो मेरा हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है, समराइज हो रहा है आज जो भी हुआ है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है, एक क्यूबी होता है और एक क्यूपी होता है, ठीक है। तो मैं क्यूबी को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, क्यूबी इजिकल टू डेल्टा यू इजिकल टू एनसीबी डेल्टा टी लिख सकता हूँ। एक तो ये रिलेशन हो चुका है मेरा पिछले क्लास में। तो आज मेरा क्या हुआ है, आज मैं क्यूपी को क्या लिख सकता हूँ, इजिकल टू डेल्टा एच इजिकल टू एन सीपी डेल्टा टी। तो आज मेरा जो काम हुआ है वो ये हुआ है, और अब तुम दोनों चीज को रिलेट कर सकते हो कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो यही सब